हाय एवरीवन, वेलकम टू सीए रमन लूथरा क्लासेस। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम देखो, लास्ट वीक जो है हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म कर दी थी और मोटा मोटा उसमें हमने 3 चैप्टर कवर किए थे। डिमांड एंड सप्लाई, आपका प्रोडक्शन, कॉस्ट रेवेन्यू एंड आपका मार्केट स्ट्रक्चर। उसके मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे। आज जो है हम मैक्रो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नेशनल इनकम। आज उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। और मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सीए रमन लूथरा क्लासेस पे डाउट सेशंस फॉर इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो चुके हैं लाइव एवरी नाइट 9 PM। ठीक है, आपके डाउट सेशंस होते हैं। वो डाउट सेशंस किन के होते हैं? उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के होते हैं जो आपको ऑलरेडी इन एडवांस प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। प्लस आपको मॉक्स दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चंस भरपूर प्रैक्टिस करने को मिलते हैं और कोई भी डाउट आती है वो डाउट लाइव सेशन में लिया जाता है। तो दिस साइड वैभव फॉब्रॉय, आज जो है हम नेशनल इनकम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो आपका इस वीक का शेड्यूल है, ठीक है, लाइव क्लासेस का सारे मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक्स जो हैं इसमें कवर होंगे और लास्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक प्रैक्टिस सेशन रखा जाता है लाइव, जिसमें जो है प्रॉपर स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हुए उन्हें प्रॉपर टाइम बाउंडेशन में जो है प्रैक्टिस करने का टाइम दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए जो है सीए रमन लूथरा क्लासेस लेकर आए हैं। दैट इज, कल आपको पता ही होगा इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, जो 8% पे एक विन प्रिडिक्टर आ रहा था वो उसको 100% पे ले गए थे। तो उसी चीज को सेलिब्रेट करते हुए, उनकी फेब्युलस विन को सेलिब्रेट करते हुए सीए रमन लूथरा क्लासेस ने फ्लैट 35% डिस्काउंट दिया है उनके सारे कोर्सेज पे। आपको कुछ भी नहीं करना, आप वेबसाइट विजिट करिए या ऐप डाउनलोड करिए, उस पे आपको जो भी कोर्स में अप्लाई करना है उसमें बस आपने लास्ट में इंडिया ऑल कैप्स में जो है ये कोड यूज कर देना है और आपको 35% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके साथ अगर मैं बात करता हूं कुछ नोटेबल रिजल्ट्स जो सीए रमन लूथरा क्लासेस ने ओवर द पीरियड अचीव किए हैं, वो आपके सामने ये रहे। आईएफएससीए के हैं, उसके अलावा आपके पीएफआरडीए के हैं, उसके अलावा आपका सेबी ग्रेड ए के हैं। ठीक है, तो सारे ही एग्जाम्स में सीए रमन लूथरा क्लासेस हैज एक्सेल्ड सो फार एंड आगे भी यही एम रहने वाली है। तो आई होप आप जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं और जो हमें सब्सक्राइब किए बैठे हैं, एक दिन वो हमारा एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो 100% चांस है आने का। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन विद फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ के रखिएगा। जैसे सबसे पहले वो क्या बोलता है, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। आपको जीडीपी एट एमपी निकालना है। ठीक है, और जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए उसने हमें जीएनपी एट एफसी दिया हुआ है। चलो, जो निकालना है उसको जो है ना हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू, और जो दिया हुआ है उसको हम राइट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, जीएनपी एट एफसी। ठीक है, अब देखिए जी जी तो रिमेन सेम, तो उसको तो छेड़ना ही नहीं। ये एन होता है नेशनल का, ये डी होता है डोमेस्टिक का। तो नेशनल से जब भी डोमेस्टिक जाना हो तो हमें एनएफआईए जो है वो माइनस करना होता है। क्या माइनस करना होता है? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस करना होता है। सिमिलरली जो आपका फैक्टर कॉस्ट है और जो मार्केट प्राइस है, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो हमें नेट आईटी प्लस करना होता है। ये फॉर्मूला जो है आपके ऑन टिप्स होने चाहिए। तो GNP at FC is 4120 as given to us। देन उसके बाद NFI 120 माइनस हो जाएगा तो 4000 हो गया यहाँ तक। और आपका नेट आईटी डायरेक्ट नहीं दिया, उसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो 100 - 20 80 आ जाएगा। तो ये आपका जो आंसर है देखो 4120। ठीक है। अच्छा, GNP एट FC दे रखा था, GNP एट MP हमें निकालना है। हमने सारी इंफॉर्मेशन यूज कर ली। तो 4120 में से 120 तो सीधा सीधा चले गए, बच गए आपके 4000। 4000 में आपका 100 ऐड हो जाएगा, 4100 और 20 माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4080 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, बट यहाँ पर जो है आई थिंक कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है यहाँ पर। आपकी एनएफआई दे रखा है 120, आपका सब्सिडी दे रखा है 20। इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी हमेशा माइनस होता है, तो 100 - 20 आ गया 80। ठीक है, अब ये 80 जो है आपका ऐड हो जाएगा एफसी से एमपी बनाने के लिए। समझ गया? ठीक है, तो 4120, देन उसके बाद आपका, चलो तो अभी मैंने क्वेश्चन चेक किया
तो मुझे पता चला कि ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स ही पूरा का पूरा दे रखा है। ये पूरा का पूरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स ही दे रखा है। तो जब आपको पूरा का पूरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा होता है तो हमें अलग से जो है सब्सिडी माइनस करने की जरूरत नहीं होती है। हमें अलग से सब्सिडी माइनस करने की जरूरत नहीं होती है। हम सीधा जो है इसका आंसर 4100 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 4100। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया था, बट एनीवेज मैंने क्वेश्चन वेरीफाई किया, क्रॉस चेक किया, तो मुझे पता चला कि ये पूरा नेट आईटी ही दे रखा है। अगर ये नेट आईटी नहीं दिया होता तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी अलग से माइनस करनी होती। अब इसमें डायरेक्ट आपको नेट आईटी दिया हो तो इसका मतलब उसने सब्सिडी ऑलरेडी माइनस कर रखी है, हमें दोबारा माइनस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका आंसर हो गया 4100। आंसर हो गया आपका 4100। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन ऑन नॉमिनल जीडीपी इज। तो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी होता है, देखो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, दो जीडीपी हमारे निकलते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो होता है हमेशा करंट ईयर प्राइसेस पे। किस पे होता है? करंट ईयर प्राइसेस पे। करंट ईयर प्राइसेस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी। तो इससे हमारा नॉमिनल जीडीपी निकलता है। तो अगर वो कह रहा है देयर इज इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, मतलब ओवरऑल जितनी इन्फ्लेशन होती है उससे ज्यादा इन्फ्लेशन हुई है, तो इसका मतलब है करंट ईयर प्राइसेस बढ़ेंगे, तो उससे हमारा नॉमिनल जीडीपी जो है वो ज्यादा आएगा। क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो आंसर हो जाएगा इंक्रीज। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंक्रीज। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसका आंसर इंक्रीज कैसे हुआ, क्योंकि इन्फ्लेशन हुई है तो करंट ईयर प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर रियल जीडीपी होता तो इन्फ्लेशन का उस पर कोई असर नहीं होता, वो सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ईयर जो है प्राइसेस जो है वो बेस ईयर के ही लेता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्शन टैक्स। इसमें से कौन सा प्रोडक्शन टैक्स नहीं है? तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि कौन सा प्रोडक्शन टैक्स नहीं है यहां पर, तो स्टैंप फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, लैंड रेवेन्यूज, ये सारे जो है ये प्रोडक्शन टैक्स होते हैं या फिर प्रोडक्शन चार्जेस होते हैं। जीएसटी जो है वो प्रोडक्शन पे नहीं, वो प्रोडक्ट पे लगता है, वो प्रोडक्ट टैक्स है। तो आंसर हो जाएगा आपका जीएसटी। आंसर हो जाएगा आपका जीएसटी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्शन टैक्स? तो आंसर हो जाएगा जीएसटी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, डेप्रिसिएशन इज दी। डेप्रिसिएशन क्या होता है इसमें? डेप्रिसिएशन इज लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। हाँ, ये यहां तक तो ठीक है। इन यूज ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, ये भी ठीक है। नॉर्मल वियर एंड टीयर मतलब जो डेली यूसेज से जो उसका वियर एंड टीयर हो जाता है उसकी वजह से। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इन यूज ड्यू टू नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस, ये भी ट्रू है। एक्सीडेंटल चार्जेस की वजह से, एक्सीडेंटल डैमेजेस की वजह से भी आपका डेप्रिसिएशन हो जाता है। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इन यूज ड्यू टू फोरसीन ऑब्सोलेंस। कौन सा ऑब्सोलेंस हो गया यहाँ पर? फोरसीन ऑब्सोलेंस। फोरसीन ऑब्सोलेंस और अनफोरसीन ऑब्सोलेंस में एक फर्क होता है। फोरसीन ऑब्सोलेंस मतलब जो आप देख सकते हो, जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आपका फोर्सिन ऑब्सोलेंस होता है जो डेप्रिसिएशन का एक कॉज होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आपके अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस की, तो अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस क्या होता है? अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस होता है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसको आप कैपिटल लॉस की कैटेगरी में भी डालते हैं। किसकी कैटेगरी में डालते हैं? कैपिटल लॉस। तो वो कभी डेप्रिसिएशन का कॉज नहीं होता, वो कैपिटल लॉस होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि तीनों में से, मतलब तीनों ही रीजन है डेप्रिसिएशन के। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, 200 नोट लाइंग इन द पॉकेट ऑफ रोहिणी अ स्टूडेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो जो 200 का नोट जो है रोहिणी की पॉकेट में पड़ा हुआ है, ठीक है, अब वो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखें। कभी भी इकोनॉमिक्स में किसी भी वेरिएबल की स्टडी होती है तो वो दो पॉइंट से काउंट होता है। एक होता है स्टॉक, ठीक है, अगर उसका एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका स्टडी हो रहा है, ठीक है, कि अभी क्या चल रहा है वो। और जब भी एक पीरियड ऑफ टाइम में स्टडी होता है कि इस टाइम इस पीरियड में क्या था वो। तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो स्टॉक, और अगर पीरियड ऑफ टाइम में है तो फ्लो। तो अगर हम अभी की बात कर रहे हैं कि अभी उसकी जेब में 200 का नोट पड़ा है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका स्टॉक। ये आंसर हो जाएगा आपका स्टॉक। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, इफ फॉर अ कंट्री नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव। अगर एक कंट्री के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है, देन हम क्या करेंगे? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर एन एफ आई ए नेगेटिव है,
NFIA का फॉर्मूला क्या होता है? NFIA का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं। ये नेगेटिव तभी आएगा जब आपका जो है फीटा ज्यादा होगा फीफा से, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है। तो ऐसे में जो आपकी डोमेस्टिक इनकम है वो ज्यादा आती है नेशनल इनकम से। तो जीडीपी लेस देन जीएनपी ठीक है, इक्वल नहीं होगा। जीडीपी ग्रेटर देन सॉरी जीडीपी लेस देन जीएनपी नहीं, इक्वल नहीं। जीडीपी डोमेस्टिक वाला जो है वो एन वाले से ज्यादा होगा, तो आंसर हो जाएगा जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी। क्योंकि एनएफआई जब नेगेटिव हो गया तो जो डोमेस्टिक में हम एनएफआई ऐड करेंगे नेशनल बनाने के लिए, एन बनाने के लिए, तो वो फिर कम हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी जो है आपका नेगेटिव में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरमीडिएट गुड्स आर डैश। इंटरमीडिएट गुड्स इसमें से कौन से होते हैं? यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन हो तो फाइनल गुड्स होते हैं। यूज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इंटरमीडिएट गुड्स आर नेवर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, माइंड यू, डबल काउंटिंग हो जाएगी नहीं तो। रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, जी हाँ, जब तक कोई गुड प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहता है वो इंटरमीडिएट गुड कहलाता है। जैसे कि मतलब भी समझ लो इसका, एक प्रोडक्शन यूनिट है ए, एक प्रोडक्शन यूनिट है बी, एक प्रोडक्शन यूनिट है सी, और कंज्यूमर है डी। तो ए ने कोई गुड, जैसे जी गुड इसको दिया, ठीक है, इसने इसकी वैल्यू ऐड कर दी, ये जी स्क्वायर बना दिया। फिर इसने इसको दिया, फिर इसने इसकी वैल्यू ऐड करी है जी क्यूब बनाकर इसको बेच दिया। अब इस पॉइंट पे कोई वैल्यू एडिड नहीं होगी, मतलब जब तक वैल्यू एडिड हो रही थी, मतलब जब तक प्रोडक्शन बाउंड्री के अंडर था वो इंटरमीडिएट गुड ही कहलाया जा रहा था। तो आंसर हो गया रिमेन विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ग्रॉस नेशनल इनकम। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग ग्रॉस नेशनल इनकम? ग्रॉस नेशनल इनकम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? इट इज द इनकम अर्नड बाय कंट्रीज रेसिडेंट। जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हाँ रेसिडेंट की ही बात होती है। इट इज द इनकम अर्नड बाय कंट्रीज रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट बोथ, नहीं। इट इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस बाय एनएसओ। इट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है। एंड देन उसके बाद वो लास्ट स्टेटमेंट देता है आपको, लास्ट स्टेटमेंट में वो कहता है इट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, गलत है। जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, तब सही होता, तब ये सही होता, अदरवाइज ये अभी तक सही नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ओनली 1 और 3, सिर्फ 1 और 3 ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है बाय एनएसओ, एनएसओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंट्रीज रेसिडेंट की इनकम देखते हैं, नॉन रेसिडेंट की नहीं देखते, क्योंकि नेशनल इनकम, नेशनल नेशन, नेशन के जो बंदे हैं उनकी इनकम। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स एन इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। तो इसमें से कौन सा जो है वो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है इन इकोनॉमी? तो अगर मैं बात करूं इसमें से कौन सा आपकी इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है, तो आ जाओ देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स, क्या वो इन्वेस्टमेंट है? नहीं भैया, वो तो प्रोडक्शन है। इन्वेस्टमेंट तो वो हो जाता है जब आप कैपिटल गुड्स खरीदते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज नहीं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स नहीं। तो आंसर हो जाएगा ओनली 2, ओनली 2। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर नॉर्मल जो हम लेमैन टर्म्स में इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करते हैं ना, कि शेयर्स खरीद रहे हैं, डिवेंचर्स खरीद रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक सेंस मींस कि हम कोई ऐसा गुड खरीद रहे हैं जिसका बेनिफिट हमें मोर देन मतलब फॉर ईयर्स मिलेगा, और जो हमें हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने में हेल्प करेगा। जैसे अकाउंट्स में उसको हम फिक्स्ड एसेट्स के नाम से जानते हैं, वैसे यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इज एन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। तो हमें इसमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझना है, और जो सही है आइडेंटिफाई द राइट वंस। नेशनल इनकम इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू टू गेट नेट वैल्यू। तो ये आई गेस सेकंड वाली तो ठीक है,
कि डेप्रिसिएशन जो है वो डिडक्ट होती है ग्रॉस वैल्यू से, तब जाके हमें नेट वैल्यू मिलती है। नेशनल इनकम जो है वो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो आई गेस आपकी ये स्टेटमेंट भी 100% सही है। तो आंसर हो गया बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आंसर हो गया बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, क्योंकि नेशनल इनकम कभी हम क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, उसकी मॉनेटरी वैल्यू जितने के गुड्स बने हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेज हाउ डू वी मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे मेजर करें यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना है, इंक्रीज इन प्राइस लेवल एज इंडिकेटेड बाय सीपीआई, increase in nominal GDP, increase in real GDP, increases in labor force। देखो, जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का जो इंडिकेटर होता है, जो एक्चुअली में हमें ये बताता है कि हमने ग्रो किया कि नहीं किया, तो उसका आंसर हो जाएगा रियल जीडीपी। क्योंकि रियल जीडीपी हमेशा बेस ईयर के प्राइसेस पे होता है। तो कभी भी इसमें जो प्राइस इन्फ्लेशन हुई है वो आपके इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर आपके जीडीपी को अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमने उन ईयर के प्राइसेस लिए ही नहीं है। हमने जो है बेस ईयर की प्राइसेस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा है, तब जाके हमारा रियल जीडीपी आया है। तब जाके हमारा रियल जीडीपी आया है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का आउट ऑफ ऑल द बेस्ट वे इज टू कैलकुलेट रियल जीडीपी। अगर वो बढ़ा है तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। अगला क्वेश्चन, अ यूनिट ऑफ टीवी इज। तो अगर हम देखें इसमें से टीवी कौन सी यूनिट काउंट होती है, मतलब सॉरी कौन सा गुड काउंट होता है। सिंगल यूज कैपिटल गुड, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो आंसर हो जाएगा आपका ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। देखो, सिंगल यूनिट की बात कर रहा है वो टीवी की, कंज्यूमर खरीदेगा सिंगल यूनिट। अगर कोई फर्म खरीदेगी बेचने के लिए भी तो सिंगल यूनिट कभी नहीं खरीदेगी। कंज्यूमर गुड हो गया। अब कंज्यूमर गुड में वो सिंगल यूज है, मतलब नॉन ड्यूरेबल या ड्यूरेबल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि वो एक ड्यूरेबल है, क्योंकि उसका बेनिफिट्स जो है वो मिलते रहेंगे रेपिटेटिवली, ऐसा नहीं कि सिंगल यूज में खत्म हो जाएगा। तो आंसर हो गया ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। क्वेश्चन नंबर 13, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मींस। तो यहां पर जो मिक्स्ड इनकम है सेल्फ एम्प्लॉयड की, उसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम बात करें मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो मिक्स्ड इनकम देखो, इनकम मेथड होता है। इनकम मेथड में आपके जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं मोटा मोटा, ठीक है। उससे निकलता सीधा आपका एनडीपीएफसी है। उसके 3 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। एक जो एम्प्लॉयज को वेजेस मिल रही है, एम्प्लॉयज को वेजेस देने के बाद जितना भी बचता है वो ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाता है। वो जाता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की फॉर्म में। उसके बाद आपका जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब ऐसे बिजनेसेस, ऐसे प्रोफेशंस जिसमें ओनर खुद ही आपको लेबर दे रहा है, लैंड दे रहा है, कैपिटल दे रहा है और एंटरप्रेन्योरशिप दे रहा है, और उनकी वो पेमेंट अलग चार्ज नहीं करता। तो हम उसकी पूरी की पूरी इनकम, क्योंकि वहां डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, तो पूरी की पूरी इनकम जो है हम काउंट कर लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रिसीव्ड बाय प्रोपराइटर, नो। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, नहीं, ये हो गया वो तो। कंबाइंड फैक्टर पेमेंट विच आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो, कंबाइंड फैक्टर पेमेंट वो सारी फैक्टर पेमेंट्स ही हैं। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट, वो कंबाइंड हो गई। और उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इसलिए हम सारी की सारी एक साथ ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट वैल्यू एडेड इज इक्वल टू। तो जो आपका नेट वैल्यू एडेड होता है उसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है। पेमेंट एक्रूइंग टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, वेजेस प्लस रेंट्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस डेप्रिसिएशन, या नन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर इसमें हमारा क्या हो जाता है, बहुत ही इजी आंसर होता है इसमें। तो जब भी हम हमारा नेट वैल्यू एडेड मतलब एनवीए एट एफसी देखते हैं, क्योंकि आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड से आता है, तो एनवीए एट एफसी हमेशा पेमेंट एक्रूइंग टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही बताता है। देखो, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, उसमें से आपके मार्केट प्राइस डिडक्ट होके फैक्टर कॉस्ट बन गया। तो फैक्टर कॉस्ट का तो मतलब यही होता है कि एक्चुअली में हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की टोटल कितनी वैल्यू से एक प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड हुई है, बस सिर्फ वो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस आपका वेजेस देखता है, दैट्स इट।
और कुछ भी नहीं दिखता। तो इसका आंसर हो जाएगा पेमेंट्स एक्रूइंग टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ today's session is brokers commission on sale and purchase of second hand goods is included in national income। अच्छा, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नेवर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, लेकिन उस पे अगर आप कोई ब्रोकर को कमीशन, ब्रोकरेज, कुछ कमीशन कुछ भी देते हो वो हमेशा इंक्लूड होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इट इज एन इनकम अर्नड फ्रॉम रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द करंट ईयर। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी पार्ट। एक्चुअली में ये क्या होता है, ये एक इनकम जो है, इट इज एन इनकम अर्न फ्रॉम रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द करंट ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी पार्ट, क्योंकि वो करंट ईयर की, देखो सर्विस कभी सेकेंड हैंड नहीं हो सकती, ये बात याद रखना। गुड हो सकता है, सर्विस कभी नहीं होती, सर्विस इज ऑलवेज फ्रेश, न्यू, ब्रांड न्यू। तो वो उसकी कोई पेमेंट करी है तो वो इनकम अर्नड है फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव, वो प्रोडक्टिव सर्विस है। तो वो, और वो करंट ईयर की भी है, ऐसा नहीं पिछले साल सर्विस दी थी उसकी इनकम इधर, नहीं, करंट ईयर की भी है। तो इसीलिए हम जो है इसको जो है काउंट करते हैं इन कैलकुलेटिंग आर नेशनल इनकम, कैलकुलेटिंग आर नेशनल इनकम। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। नेशनल इनकम के क्वेश्चन भाई मैंने आप लोगों को करा दिए एंड आई होप यू लाइक इट, आई होप यू लाइक दिस सेशन। ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस जो है लेकर आता रहूँगा और आप लोगों को मज़ा आता रहे, आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे, बस यही मेरे मन में जो है ऑब्जेक्टिव है। याद रखना, सीए रमन लूथरा क्लासेस पे जो है ऑफर चल रहा है या की स्पेशल विन पे। ठीक है, आपने सिर्फ कोड डालना है इंडिया ऑल कैप्स और 35% फ्लैट, कुछ भी नहीं है कि भैया ऐसा कोई ये वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, 35% फ्लैट ऑन एनी कॉस्ट। ठीक है, चलो तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।